Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi and students in continuation to previous classes of BSc Part 2nd Botany Paper 2nd. Today we are going to discuss about root apical meristem and its organization. देखिए आज की क्लास में हम जो प्ररोह शीर्ष विभज्योतक होता है और उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वो संगठित होता है, क्या क्या उसके बारे में थ्योरीज दी गई है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्ररोह शीर्ष विभज्योतक। अब शीर्ष विभज्योतक की बात करने से पहले बच्चों हम थोड़ा सा ये एक बार याद कर लें कि हमने विभज्योतक के बारे में क्या बताया था। तो हमने ये कहा था कि भ्रूणीय क्षेत्र की वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन की असीमित क्षमता होती है, यानी कि नॉन लिमिटेड अनलिमिटेड पोटेंसी ऑफ डिवीजन, वो जो कोशिकाएं होती है सेल्स विच आर हैविंग अनलिमिटेड पोटेंसी ऑफ डिवीजन इन एम्ब्रियोलॉजिकल एरिया इज नोन एज मेरिस्टेम। ने भ्रूणीय क्षेत्र की कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। तो ये होते हैं लोकेलाइज क्षेत्र होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि सिर्फ भ्रूणीय क्षेत्र ही बोला, इट मीन्स ये एक फिक्स जगह होता है, वहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं कोशिकाएं होती हैं वह लोकेलाइज्ड होती हैं और उनमें हमेशा डिवीज़न करने की, विभाजित होने की कंटिन्यूस क्षमता पाई जाती है। और इनमें कुछ जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनमें कुछ स्पेशलिटी होती है बच्चों, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो सेल्स होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती है, दे आर आइसोडायमेट्रिक एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। और ये जो होती है वो अंतर कोशिका अवकाशों का अभाव होता है, यानी कि कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब इनके बीच में कहीं भी ये आपस में इतनी सटी हुई होती है कि इनके बीच में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं होता है। ये जो डाइज और स्टेन होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा डार्क स्टेन लेती हैं जब कभी भी हम इनकी स्टेनिंग की प्रोसेस करते हैं तब। इनमें वैक्यूल्स हमेशा एब्सेंट होती हैं और इनमें रिजर्व फूड मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरे प्लेटलेट्स एक्सेट्रा जो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये हमने एक जनरल मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं के बारे में बताया कि किस प्रकार की होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब प्ररोह शीर्ष जो होता है वो इसका एपिकल पोर्शन होता है, यानी कि अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पहले प्ररोह शीर्ष होता क्या है बच्चों कि जो प्ररोह शीर्षस्थ मेरिस्टेम प्ररोह के शीर्ष पर स्थित होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक प्ररोह शीर्ष विभज्योतक की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को आपको बताया है बच्चों, क्योंकि ये जो सबसे जो अपर मोस्ट जो विभज्योतक होता है उसका सबसे जो कॉर्नर का पोर्शन होता है, सबसे शीर्षस्थ रीजन होता है, उसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। यह पादप का एक स्वायत्त संगठन केंद्र, यानी कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है। इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ऑफ प्लांट सिस्टम एंड इसमें निरंतर विभाजन से उत्पन्न कोशिकाएं नए अंगों का निर्माण करती रहती है। यानी कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम देखिए डायग्राम में आपको बता रखा है कि जो मेरिस्टेमेटिक जोन यानी कि जो विभाजन योग्य जो क्षेत्र होता है उसमें सबसे ऊपर की तरफ जो रीजन प्रेजेंट होता है वो सूट एपिकल रीजन होता है, यानी कि वो रीजन जहाँ से विभाजन शुरू होगा। इसके अंदर जो भी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं उनमें कंटिन्यूसली डिवीजन की क्षमता पाई जाती हैं। और अगर हिस्टोलॉजिकली आधार पर हम बात करें तो जो प्ररोह शीर्ष मेरिस्टेम होता है वो सर्वोच्च पर्णआदक यानी कि जो सबसे अपर मोस्ट लीफ प्राइमोर्डिया होता है उसके ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। देखिए डायग्राम में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो लीफ प्राइमोर्डिया के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट है। अगर ये हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, उत्तकीय औतिकी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और इसके आकार तथा जो माप होता है, इसकी साइज जो होती है और जो वॉल्यूम होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाए जाते हैं। एक ही जाति में अलग अलग प्रकार की मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जो प्ररोह शीर्ष मेरिस्टेम होता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल होता है वो एक ही प्लांट स्पीसीज में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग प्रकार का हो सकता है। और इसमें देखिए इसके नीचे एक्सिलरी बर्ड से क्षेत्र बताया गया है और सबसे नीचे की तरफ जो है वो डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यूज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको बताया गया है कि किस प्रकार शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक जोन के ऊपर प्रेजेंट होता है, लीफ प्राइमोर्डिया के जस्ट नीचे होता है और इसमें लगातार विभाजन करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूट एपेक्स प्ररोह शीर्ष या विभज्योतक संघ
संगठन की बात करें तो प्रोरोसीड्स के संगठन को बच्चों एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे उन्होंने अपने अपनी थ्योरीज दी हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने। उसमें से कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो सारे साइंटिस्ट ने कॉमन दी थी और जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तो उनमें से कुछ थ्योरी जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है सारे साइंटिस्ट ने दी थी, उनको आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एपिकल सेल थ्योरी यानी कि अग्रस्त कोशिका सिद्धांत। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय नेगेली इन 1878। बच्चों ये जो थ्योरी थी वो नेगेली ने दी थी, 1878 में दी थी। इसको कोशिका शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत कहा गया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक एकल शीर्षस्थ कोशिका जिसे आप शीर्षस्थ मेरिस्टेम की संरचना व क्रियात्मक इकाई है, यानी कि देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, हमने एक एपिकल सेल बताई है। तो नेगेली के अनुसार यही एपिकल कोशिका होती है, एकल कोशिका होती है, सिर्फ एक ही कोशिका होती है जो पूरा के पूरा एपिकल मेरिस्टेम का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और इसी एक सेल में आगे से आगे डिवीज़न होकर के ये बाकी सारे के सारे कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकती है इस प्रकार। और इस प्रकार की जो एकल शीर्षस्थ कोशिकाएं होती हैं वो जनरली एल्गी और मोस्टली ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है। यानी कि नेगेले ने ये बताया कि ये टेरिडोफाइट्स में अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 फलक में विभाजित होने वाली होगी। जो सिंपल प्रकार की जो पाई जाती है वो एल्गी और ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है। और कंपेरेटिवली थोड़े कॉम्पैक्ट टाइप की जो होती है वो टेरिडोफाइट्स और हायर ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में लाइक एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आदि में पाई जाती है। सेकेंड थ्योरी इज हिस्टोजन थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय हैंस्टीन इन 1868। इस सिद्धांत के अनुसार आवृत बीजी यानी कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके लिए दी गई थी ये थ्योरी। इन्होंने लोअर प्लांट्स के बारे में कोई थ्योरी नहीं दी थी। इन्होंने कहा था कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो प्रोरोसीड्स होता है वो 3 मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में डिवाइड होता है। और ये 3 मेरिस्टेमेटिक रीजन्स आपको बच्चों स्लाइड में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट जो था उसे उन्होंने त्वचा जन यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट सबसे बाहरी परत थी जो कि बाहरी लेयर्स का निर्माण करेंगी, उसको उन्होंने डर्मेटोजन या त्वचाजन नाम दिया था। इसकी कोशिकाओं में केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, यानी कि डर्मेटोजन सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। सेकंड नंबर पे हमने देखिए लोअर साइड से सेकंड नंबर पे हमने नाम लिख रखा है, सबसे बाहरी लेयर को हमने डर्मेटोजन कहा है। इनमें केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं और यह बाह्य त्वचा बनाती है, यानी कि एपिडर्मिस फॉर्मेशन का जो काम होता है वो डर्मेटोजन करता है। सेकेंड वन इज वल्कुडजन और पेरिब्लेम। जो सबसे नीचे की तरफ हमने नाम लिख रखा है बच्चों, डर्मेटोजन के अंदर का जो रीजन होता है वो पेरिब्लेम कहलाता है। यह डर्मेटोजन और प्लीरोम के बीच का भाग होता है और इसमें बहुत सारी सेल्स की एक के बाद एक लेयर्स बनती जाती हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है पेरिब्लेम का वो होता है कॉर्टेक्स का बनाना, कॉर्टेक्स फॉर्मेशन का फंक्शन होता है। थर्ड वन इज प्लीरोम। प्लीरोम जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो इंटरनल रीजन होता है, सेंट्रलाइज जो रीजन होता है वो प्लीरोम होता है। इसकी कोशिकाएं सेंट्रल सिलेंड्रिकल होती हैं, अर्थात ये प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू यानी कि पित्त, मेडुलरी रेज और पेरिसाइकिल बनाती है। यानी कि प्लीरोम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है वेस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन। और हमें पता है कि जो प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं उसमें जो मेन पोर्शन होता है प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज पित्त होती हैं, मेडुलरी रेज होती हैं एंड पेरिसाइकिल होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत जिसे आप कहते हैं, स्मिथ ने 1924 में इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को दिया था। और स्मिथ के अनुसार इन्होंने भी ये थ्योरी बच्चों एंजियोस्पर्म के लिए दी थी। ही डिवाइडेड एंजियोस्पर्म इन 2 वेरी क्लियरली डिफाइंड पोर्शंस और एरियाज विच आर कॉल्ड एज ट्यूनिका एंड कॉर्पस एरिया। यानी उन्होंने एंजियोस्पर्म को 2 बिल्कुल स्पष्ट क्षेत्रों में प्रोरोसीड्स को विभाजित किया था, उनको नाम दिया था ट्यूनिका और कार्पस। तो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, फर्स्ट ट्यूनिका यानी कि यह क्या होता है, बाहरी नियमित रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं की एक या एक से अधिक परतों से बना परिधीय स्तर होता है। इट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ 1 and more लेयर्स कंटिन्यूसली जो होता है इनका
अरेंजमेंट होता है एंड इट फॉर्म्स पेरिफेरल रीजन, यानी कि ये परिधीय क्षेत्र बनाता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो छोटी होती हैं। सेकंड जो पोर्शन होता है वो कार्पस रीजन कहलाता है। ये सेंटर का रीजन होता है बच्चों, और ये ट्यूनिका रीजन के अंदर, यानी कि ये चारों तरफ से ट्यूनिका रीजन से घिरा हुआ होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होगा वो जो कंडक्टिव टिश्यूज, यानी कि सेंटर वाला जो भी पोर्शन होता है तने का, वो यह रीजन बनाएगा, और जो पेरिफेरल रीजन है वो ट्यूनिका रीजन जो होता है वो फॉर्म करेगा। नेक्स्ट वन इज मेंटल कोर थ्योरी। इस थ्योरी को बच्चों एन्यू इनिशियल एंड मेरिस्टेमेटिक डी एंटे थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये जो मेंटल कोर सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को हम एन्यू डी एंटेंटे एंड मेंटल सिद्धांत कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, ये जो थ्योरी थी वो बुवेट ने 1952 और 1955 में प्रतिपादित किया था, और प्रोरो सीड्स के संगठन का ये प्लेंटीफॉल द्वारा प्रस्तुत पर्ण विन्यास सिद्धांत पर आधारित है। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने मेंटल और रिब मेरिस्टेमेटिक रीजन, यानी कि इन्होंने मेंटल और कोर रीजन में डिवाइड कर दिया था। जो रीजन्स थे उनको उन्होंने 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया था। एक तो सेंटर की तरफ आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अच्छे से दिखाई दे रहा है बच्चों। सबसे ऊपर की तरफ जो लेयर थी वो मेंटल लेयर थी। उसके नीचे की तरफ का जो डिवाइडिंग रीजन है वो सेंट्रल मदर सेल जोन जो होता है, उसे उन्होंने कोर नाम दिया था। यानी कि इसको मेंटल और कोर सिद्धांत कहते हैं। मेंटल की जो सेल्स होती हैं, देखिए वो 2 पार्ट्स में डिवीज़न कर रही है, एंटीक्लाइनल डिवीज़न होता है इसमें। जबकि जो सेंटर रीजन है, मदर रीजन जिसे मदर सेल जोन कहते हैं, वो रिब मेरिस्टेम फॉर्मेशन करती हैं। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एंटीक्लाइनर और पेरिक्लाइनर, दोनों तल में विभाजन करती है। तो ये पेरिफेरल मेरिस्टेम का पोर्शन बनाती है, जबकि जो मेंटल होता है वो पेरिफेरल का बनाता है, और जो सेंट्रल वाला पोर्शन होता है वो कंडक्टिव टिश्यू यानी कि रिब मेरिस्टेम फॉर्मेशन करता है। रिब मेरिस्टेम यानी कि सेंट्रल जो परिधीय क्षेत्र होता है उसका निर्माण करता है। न्यूमैन्स कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों इन्हीं के कंटिन्यूशन में दिया गया था। न्यूमैन ने भी यही बताया था कि जो अपिकल मेरिस्टेम होता है उसमें एक दो नहीं, बहुत सारे लेवल्स ऑफ डिवीज़न प्रेजेंट होते हैं, और अलग अलग प्लांट्स में ये अलग अलग प्रकार से डिवीज़न करते हैं। देखिए बच्चों स्लाइड में आपको साफ साफ दिखाई दिया कि अलग अलग प्लांट स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग जो होते हैं डिवीज़न का क्राइटेरिया हो सकता है। कहीं सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीज़न पाया जा सकता है, कहीं एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल यानी कि टी शेप पाया जा सकता है, कहीं पर इन्वर्टेड पाया जा सकता है, कहीं पर 2 डायरेक्शनल डिवीज़न पाया जा सकता है। तो ये न्यूमैन्स कॉन्सेप्ट है। दिस इज ऑल अबाउट शूट अपिकल मेरिस्टेम। थैंक यू वेरी मच।